नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शासन चाहे भाजपा का रहा हो, चाहे अब कांग्रेस का हो, इसकी खामियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग भंग किया गया। पिछली सरकार में 4 साल तक वहां पे पेपर बिकते रहे और पैसे वहां पे लगे हुए, चाहे वो स्टाफ है चाहे सचिव है, वो कमाते रहे और बेरोजगारों के साथ मजाक करते रहे। सुक्खू सरकार आई, पता लगा, विजिलेंस ने भंडाफोड़ किया और उसके बाद हजारों पदों के रिजल्ट रुक गए कहीं ना कहीं और बोर्ड भंग, कर्मचारी चयन आयोग भंग कर दिया गया। सानन कमेटी बनी, उसने 1 साल लगा दिया कि इसका पुनर्गठन कैसे किया जाए, इसको दोबारा किस तरह से ये काम काज करे। लेकिन शासन की खामियों का शिकार बेरोजगार हुए। अब पोस्ट कोड JOIT 817 के अभ्यर्थी फिर से हमीरपुर में हड़ताल पे बैठ गए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं वो। और उनको पूछा नहीं जा रहा, जबकि मंत्रिमंडल उपसमिति ने भी क्लियर कर दिया है कि इस रिजल्ट में इस तरह का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। विधि विभाग, विजिलेंस विभाग से भी राय पहले, बहुत पहले की ली जा चुकी है, इस रिजल्ट को निकाल दिया जाए, लेकिन उसमें देरी की जा रही है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिजल्ट जल्द निकलेगा, लेकिन पूरी तरह से कर्मचारी चयन आयोग फंक्शनल नहीं हो पाया, ये कारण है। वहीं एक बड़ा सवाल है कि और लगभग 5 पोस्ट कोड जो और है, उनमें सभी विभागों ने, चाहे वो कार्मिक विभाग है, विजिलेंस है, विधि विभाग है, राज्य चयन आयोग है, उन्होंने एक सिफारिश की है कि इसमें काफी सबूत मिले हैं, इन परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। तो इतना लंबे समय क्यों लिया गया? और 2020 की परीक्षा है पोस्ट कोड 817 की। तो बेरोजगार बार बार फरियाद कर रहे हैं। पहले भी एक एक मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि आप सभी मंत्रियों को मनाइए। सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी उनके हक में फैसला आया, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाला जा रहा है। तो बेरोजगारों के साथ मजाक मौजूदा सरकार भी क्यों कर रही है? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं राज्य के। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विजेंद्र मेहरा जी CPIM के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि बेरोजगारों का दर्द विजेंद्र जी भी ने भी समझा है, यहाँ चाहे वो शिमला में भी धरने पे बैठे थे, इन लोगों का समर्थन साथ इनको मिला था, जबकि कांग्रेस भाजपा इनसे दूर रही। अब भी इंद्रदत्त लखनपाल, जो कि बागी थे और अब भाजपा के टिकट पे जीते हैं, आशीष शर्मा निर्दलीय थे, वो भी इनके धरने में पहुंच के इनको समर्थन देने की बातें कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी, ये जो शासन की खामियां हैं, उनको बेरोजगार ही क्यों भुगते हैं? और इतनी लंबी देरी, 4 साल का समय लग गया इस रिजल्ट को निकालने में। पिछली सरकार भी नाकाम रही और पेपर लीक, पेपर बिकते रहे उनके शासनकाल में, और ये सरकार बिल्कुल चुप होके बैठी हुई है। जी। धन्यवाद पथरिया जी। जैसा जो आपने चर्चा में भी कहा कि एक क्रूर मजाक जो है हिमाचल, थोड़ी सी दुख है और हैरानी है कि ये सरकार भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है जिस रास्ते पर जो है पिछली सरकार जो है उसने काम किया। अब 10 गारंटियों की बार बार बात होती है इस सरकार के कार्यकाल में, लेकिन उस 10 गारंटी में एक प्रमुख गारंटी ये भी थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, हर साल का 1 लाख रोजगार देंगे। आपने स्वयं कहा 2.25 साल जो है आज सत्ता में बैठे हुए हो गए हैं, तो उस लिहाज से 2 लाख रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति क्या है कि 2019 में एडवर्टीजमेंट होती है और आज 2024 है, 5 साल बीत रहे हैं। 5 साल से एक मानसिक प्रताड़ना जो है प्रदेश के जो युवा बेरोजगार है वो झेल रहे हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ ये कोई 817 के नहीं है। आज प्रदेश के अंदर जो लगभग इस 5 साल के दौरान 5 दर्जन से ज्यादा पोस्ट कोड जो है, या तो उनको एडवर्टीजमेंट हुई या उनका जो है रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किए गए। कईयों के रिजल्ट भी घोषित किए गए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और लगभग 7500 युवा जो हैं ऐसे जिनको नौकरियों में जाना था। इस सारी प्रक्रिया में जो मेरी जानकारी है कि लगभग 9 से 10 लाख लोग जो है युवा बेरोजगार जो है उन्होंने अप्लाई किया। अब ये
अगर लड़कियों को छोड़ दिया जाए जिनकी फीस माफ होती है अप्लाई करने की, तो अगर 7 लाख लोगों को मतलब पुरुष युवाओं को भी अगर मान के चला जाए 400 रुपए के हिसाब से, तो 25-28 करोड़ रुपया तो इकट्ठा कर लिया। लेकिन जी। जब उनकी नियुक्ति की बात आई, तो नियुक्तियां दी नहीं जा रही हैं, मेंटल टॉर्चर चल रहा है, कमेटियों पर कमेटियां बन रही हैं। ठीक है ये बात कि करप्शन हुआ पिछली सरकार में, सब जानते हैं, वो एक छिपी हुई चीज नहीं है। लेकिन एक भ्रष्टाचार का दंश जो है युवा क्यों झेले? 2 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है। इस लंबे अरसे में आप जो है इस चीज को भी छान नहीं पाए, आप इस चीज की छानबीन में या तह तक नहीं जा पाए कि इसके लिए कौन दोषी हैं। ठीक है गिरफ्तारियां हुई, लेकिन आप एक बड़ी पड़ताल करना चाह रहे हैं, जो सरकार का दृष्टिकोण नजर आ रहा है। लेकिन उस पड़ताल में जो असल दोषी हैं, वो तो उसके उस पर तो आप जांच करते रहेंगे। लेकिन जो ये युवा थे जिन्होंने अप्लाई किया, और 5 साल का अरसा आप जानते हैं, जो आज का जो युवा वर्ग है, कितनी बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी है। 5 साल से अगर वो अपना रिजल्ट ही हासिल नहीं कर पाएगा, अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रतीक्षा करेगा, तो उसके 5 साल कीमती जिंदगी के चले गए। एक मेंटल टॉर्चर है पूरा, ये मानसिक तनाव की तरफ आपने युवाओं को धकेल दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। आपने समन्वय कमेटी का भी जिक्र किया, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है। आप एक कमेटी बनाते हैं, लाखों रुपया जो है उस पर कमेटी पर खर्च किया जाता है, वो कमेटी लास्ट में कुछ लेकर नहीं आती है उस तरीके से। और फिर आप जो है एक सब कमेटी भी बनाते हैं उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसमें चाहे विधि विभाग के लोग हैं, चाहे विजिलेंस ब्यूरो के लोग हैं, चाहे दूसरे लोग उसमें जो भी पक्ष के हैं, कमीशन के लोग हैं, सरकार के लोग भी उसमें हैं। ये सारे लोग ना ठोस बात को तो कोई निकाल कर नहीं ला पाए ना। ठीक है कि भाई आप कह रहे हैं हम जांच का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, हाँ आप कह रहे हैं हम असली दोषियों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 2 साल तक आपने क्या किया? फिर मैं इससे इतर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी करप्शन पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग सरकार की मुझे सिलेक्टिव नजर आती है। सिलेक्टिव क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन बना? सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। वहां पर आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई स्टेटमेंट तक नहीं आती है, पहलकदमी नहीं होती है। दूसरा भ्रष्टाचार का अड्डा कौन बना? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, जहां माननीय हाईकोर्ट ने जो है हस्तक्षेप किया और कुछ नियुक्तियों को रद्द किया। फिर चलो बाद में स्टे हो गया उन विषयों पर, लेकिन करप्शन का इशू तो आया ना सामने, जहां सैकड़ों सैकड़ों जो है गैर कानूनी भर्तियां हुई। तो जहां तो आपको एक्शन लेना होता है, वहां तो आप चुप भी हो जाते हैं, और जहां आप एक्शन ले भी चुके हैं, उस दिशा में आगे बढ़ भी चुके हैं, वहां पर युवाओं को आप प्रताड़ित करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी बात कुछ समझ में आती है कि कहीं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी तो नहीं है, कहीं ये पूरा जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ये युवाओं से खिलवाड़ तो नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि युवाओं ने एक लंबा आंदोलन किया, 35 दिन चौड़ा मैदान पर बैठे रहे लोग, और दिन रात बैठे रहे, भूखे प्यासे लोग बैठे रहे, वहां डब्बा लेकर जो है जनता से गुहार करते रहे कि हमें चंदा दो। जनता ने उनका मदद की, आज हमीरपुर में फिर वो बैठ गए। तो इस सरकार को अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, इससे एक नेगेटिव मैसेजिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का गठन जब हुआ और उसकी जो मूल भावनाएं थी, हिमाचल जिस तरीके से आगे बढ़ा, हिमाचल के जो सरोकार रहे, हिमाचल की सर्विस सेक्टर जो है उसने उसको गति दी, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो हिमाचल का जिक्र हुआ, यहाँ रोजगार का सृजन हुआ, उस पहचान को खो रहा है हिमाचल। हाँ, रोजगार का सृजन हुआ, रोजगार के लिए हिमाचल जाना जाता था। तो आपने एक अच्छा कदम तो किया कि ओपीएस बहाल की, जिससे एक अच्छा संदेश आपने पूरे देश में दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मूल भावना थी हिमाचल प्रदेश की, कि जहां रोजगार पर जो एक पहलकदमी हमारी सरकार की रहती थी हिमाचल के अंदर, उस जमाने से जब हिमाचल बना, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन आंकड़ों का शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है उदाहरण दिए जाते थे। आज आप इस स्थिति पे पहुंच गए कि आज तीसरा सबसे पढ़े लिखे ज्यादा बेरोजगार जो पूरे देश में है, त्रिपुरा और हरियाणा के बाद जो है हिमाचल के अंदर, इस भारी बेरोजगारी में भी पढ़े लिखे बेरोजगारों में आपने ये जो रिजल्ट रोक दिए या इनकी एडवर्टीजमेंट के बाद प्रोसेस नहीं किया। अब बताइए मुझे, जिसकी एडवर्टीजमेंट ही हुई थी, पेपर भरे थे, उनका टेस्ट तक नहीं आपने करवाया। वहां कौन सा करप्शन था बताइए मुझे? वहां कौन सा करप्शन था? वहां जो आपने 35 पोस्ट कोड ऐसे हैं। कौशल जी से जवाब लेते हैं। एक तो कौशल जी, देखिए, नियुक्तियों से या तो सरकार दूर भाग रही है, कुछ उदाहरण देखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में सरकार फंसी हुई है। पिछले दिनों आपको याद होगा, पशुपालन विभाग में भर्तियां होती हैं और उनके ऑर्डर मतलब निकल जाते हैं, और उसी दिन शाम को वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, होल्ड कर लिए जाते हैं,
इनको बाद में निकालेंगे। शिक्षा विभाग में जेबीटीए और अदर की बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वो भी होल्ड पे रखे हुए हैं। सरकार चाहती है कि हम एक अंतराल बना लें, हमारे पे वेतन का बोझ, इस तरह के बोझ ना पड़े। क्या इस मामले में भी जो कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां हैं, ये 1800 कुछ भर्तियां हैं, 5600 लोग पास हुए हैं, 2.25 लाख लोगों ने टेस्ट दिया था, ठीक है। इनको होल्ड क्या इस कारण तो नहीं किया जा रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है कि डिले किया जा रहा है कि टाइम निकाल लिया जाए, क्योंकि लोन की लिमिट भी अब खत्म हो, 2-4 माह में खत्म हो जाएगी जितना वो ले सकते हैं। क्या ये चीज आड़े तो नहीं आ रही है नियुक्तियों के? नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, और मैं एक नया मोड़ देने का प्रयास है ये सारे इस मसले को मैं समझता हूँ। इस तरह की कोई वजह जो है वो नज़र नहीं आती कि इस तरह की किसी वजह की वजह से इसको होल्ड पे रखा जा रहा है। जो कुछ हुआ है वो क्लियर क्लिस्टल है, सबको पता है इस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में क्या होता रहा है और किस तरीके से वो सारे जो घोटाले हैं, सारा जो भ्रष्टाचार था, किस तरीके से वो निकल कर आया और उसके परिणाम स्वरूप ये सारी जो एक अव्यवस्था है इस कमीशन को लेके वो पैदा हुई, इसको भंग करना पड़ा और शानन कमेटी बनी। उसने निश्चित तौर पर दीपक शानन एक बहुत ही ब्रिलियंट और ईमानदार अधिकारी इस प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के रहे हैं। उनकी योग्यता के ऊपर किसी तरीके से मैं समझता हूँ शंका नहीं की जा सकती। तो उन्होंने और उस कमेटी ने एक फुल प्रूफ सिस्टम लाने का जो सुझाव सरकार को दिया, उसको सरकार ने एक्सेप्ट किया है। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नए सिरे से इस आयोग का गठन हुआ है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है और ये कमीशन का एक एक एंगल है जो पोस्ट कोर्ट्स की बात यहाँ चर्चा यहाँ हो रही है कि जो पिछले जो इम्तिहान हुए थे उनके जो रिजल्ट हैं वो होल्ड हुए हैं। उसमें नहीं जाऊंगा मैं अब वो क्यों हुए हैं, वो सब जानते हैं, इस डिस्कशन में पहले भी आ गया, मेहरा जी भी कह चुके हैं। लेकिन देखिए, हमारी प्रतिबद्धता रोजगार देने के साथ साथ ये भी है कि जो पात्र है उसको रोजगार मिले। आज देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल है उसमें लाने का प्रयास हुआ है। देश के अंदर भी वो व्यवस्था आ रही है और प्रदेशों में भी आई। वो व्यवस्था है धनाढ्य लोगों को आरक्षण। आप पैसे दो, पेपर खरीदो, नौकरी पाओ। नीट में आपने देखा यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा उनके। तो ये एक नई व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश के अंदर जो है वो प्रचलित हुई है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारी प्रतिबद्धता रोजगार देने के साथ-साथ ये भी है कि जो पात्र हैं उनको रोजगार मिले। ये व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जिसमें हेरा-फेरी है, जिसमें बेईमानी है, जिसमें चोरी है, जिसमें जिसके पास धन है वो योग्य हो, ना हो पेपर खरीदेगा, पेपर लीक करा के लेगा और उसमें फिर जो है वो घर से रटा-रटाया तोते की तरह वो लेके आएगा और वो जो है वो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, बहुत से ऐसे ग्रामीण परिवेश से गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो बहुत शिद्दत से और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जो हैं वो ऐसी व्यवस्था में आज रोज़गार से वंचित हो रहे हैं। उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन जिनके पास पेपर खरीदने के पैसे हैं, पेपर लीक कराने के लिए धन है, आज वो जो है नौकरियों में वही जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरे जो होते हैं, चाहे वो नीट के हों, चाहे दूसरे हों, वहाँ भी इसी तरह के लोग जो हैं वो सेलेक्ट हों। तो इस व्यवस्था को सरकार जो है और हमारी पार्टी की गवर्नमेंट जो है उसको खत्म करना चाहती है, उस दिशा में काम किया है। और ये मैं आपका जो कंसर्न है मेहरा जी, और आपने जो डिबेट रखी है आज ये बताइए जी इस मुद्दे के ऊपर, मैं बिल्कुल इसमें अपने आप को शामिल करता हूँ कि जो प्रदेश के युवा हैं, जिन्होंने मेहनत करके और ईमानदारी से अपने पेपर दिए हैं, निश्चित तौर पर वो बेचारे जो हैं इन बेईमानों की वजह से वो भी बीच में फँसे हुए हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इसका है, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे मंशा ना तो कहीं इसमें धन के अभाव की कोई बात है, ना इसके पीछे कोई बैड इंटेंशन ऐसी कोई है सरकार की या कांग्रेस पार्टी की या किसी की भी। मैं समझता हूँ जो इस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको रोज़गार ना मिले, उसको डिले किया जाए। हम सरकार ने प्रयास किया है। देखिए 4 महीने 5 तो आचार-संहिता में इस प्रदेश में निकल गए। तो जो चीज़ें पाइपलाइन में थी, होने वाली थी, होल्ड पे चली गई।
तो इस तरीके से बहुत सी चीजें, बहुत सा काम जो है वो, ये जो खेल हिमाचल प्रदेश में राजनीति का खेला गया, इसकी वजह से भी बहुत सी चीजें जो है वो प्रभावित हुई हैं, डिले हुई हैं, ये भी मानना पड़ेगा। तो और हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जिनको इन चीजों को जो देख रहे हैं और आगे देखना है, कि इसके ऊपर जल्दी फैसला लेके जो है, जो भी फैसला है, अगर कहीं कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर भर्ती जो एग्जाम है उसको रद्द करने की आवश्यकता है, जिसमें बहुत ज्यादा धांधली अगर पाई गई है, जो मैं देख भी रहा था एक न्यूज़पेपर में, कि कोई कुछ 5 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसी सिफारिश की गई है विभागों की तरफ से, लॉ डिपार्टमेंट ने भी की है, विजिलेंस ने भी की है। तो अगर उनको रद्द करना है तो रद्द करके तुरंत नए सिरे से किए जाएं, और जो घोषित हो सकते हैं निश्चित तौर पर उनके बारे में जल्द निर्णय लिया जाए। और ये JIT के बच्चे हैं, इनके साथ हमारी सहानुभूति है। वही चीज है, क्योंकि डिले, आपकी सरकार डिले करती है चीजों को, ये देखा गया आमतौर पे। अगर इनको रद्द करना तो समय पे कीजिए, क्योंकि जिन विभागों की रिक्वेजिशन पे ये पद भरे जाने हैं वो लंबे समय से, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, सब चीजें होल्ड पे हैं, वहां का काम भी प्रभावित हो रहा है। बेरोजगार तो परेशान है ही है, साथ में डॉक्टर साहब ऐसा है, ये बीमारी जो डाली हुई है ये हमारी नहीं है, हम इसका इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यवस्था में जो कैंसर पैदा किया, ये हमारा किया हुआ नहीं है, हम तो इसकी दवा ढूंढ रहे हैं, हम तो इसका इलाज करने में लगे हैं। ये पिछली सरकार, JIT का भी रिजल्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमने तो नहीं रोका। ये पिछली सरकार का डाला हुआ जो पंगा है, वो पिछली सरकार के 4 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, 1.5 हमारा हुआ, 2.5 साल तो इन्हीं के थे। तो ये जितना जो कुछ भी है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन से कंसर्न इश्यूज हैं, ये इश्यूज पैदा किए हुए पिछली सरकार के टाइम के हैं, हम इनका हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अगर हम चीजें हो जाए तो अच्छा रहता है, समय निकल जाए तो अच्छा नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ कि इसमें जो डिले है वो नहीं होना चाहिए, और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी नतीजे घोषित होने उनको घोषित करें, जहां रद्द करने की आवश्यकता है उनको रद्द करें। लेकिन ये पार्टी को और सरकार को जो है वो 100% जो दोष देने की एक सिस्टम चला है इस मसले के ऊपर, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये बीमारी जो है ये पैदा की हुई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के शासनकाल की है, हम उसका इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मैं संजय जी से लेता हूँ सवाल। संजय जी, बेरोजगारों की नजर में कटघरे में आप भी हैं, भाजपा भी है और कांग्रेस भी बराबर कटघरे में खड़ी है, क्योंकि शासन की खामियां 4 साल तक आपने ऐसा सचिव रखा जो पेपर लीक करता रहा, पैसे से पेपर बिकते रहे, उसके स्टाफ से मिले रहे, सब कुछ हुआ, भंडाफोड़ हुआ, ना नियुक्तियों की तरफ आपने देखा, और उसके बाद रिजल्ट निकालने में ये भी डिले करते जा रहे हैं और बेरोजगार सड़कों पे बैठ रहे हैं, कभी धरने दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। एक मतलब बेरोजगारी का एक क्रूर मजाक है, विजेंद्र जी ने ठीक कहा, ये क्रूर मजाक है जो इतिहास माफ नहीं करेगा, आप दोनों दलों को माफ नहीं करेगा। और भाजपा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे पेपर बिकते थे, और अब विपक्ष में बैठ के इन रिजल्टों को निकलवाने के लिए, समयबद्ध निकलवाने के लिए कोई भी भाजपा का प्रेशर ही नहीं है बतौर विपक्ष। ये हालत है संजय जी। नहीं, निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। प्रदेश के नौजवान के साथ, उसके भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कौशल साहब कह रहे हैं कि हम दवा कर रहे हैं, लेकिन कौशल साहब, दवा का असर यह है कि दर्द बढ़ता ही क्या ज्यों-ज्यों दवा करी। तो प्रदेश के नौजवान के साथ आप 18 महीने, अगर हम में कोई कमी थी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में या पिछली सरकार में अगर आपको लगता है कोई कमी थी या जनता को लगा कि कोई कमी थी, हमें तो घर बिठा दिया, आपको मौका दे दिया, आप सत्ता में आ गए, आपसे एक उम्मीद थी, आपका अपना घोषणा पत्र था पार्टी का, उसके भीतर लिखा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार नौजवान को दिया जाएगा, उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा, पहली कैबिनेट में। आज 18 महीने के अंदर आज भी कैबिनेट की बैठक है, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं, उधर शायद कैबिनेट चल रही होगी। 18 महीने, 19 महीने का वक्त निकल गया। अगर आप कहते हैं कि सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, निश्चित तौर पे अगर कोई कमी, अगर वहां पे कुछ हुआ है, निश्चित तौर पे बना होगा। आपकी सरकार थी, 18 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आपको दिखाना चाहिए था कि जो लोग उसके अंदर दोषी है उनको आज तक सजा हो जानी चाहिए थी।
आपको याद होगा, आपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस परीक्षा के अंदर धांधली हुई या पकड़े गए या प्रशासन ने पकड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़े, शाम को पता लगा, रात को जो है वो 11 बजे जो है वो एफआईआर भी हो जाती है और सुबह मुख्यमंत्री 8 बजे जो है वो पूरी परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर देते हैं। सदन के अंदर उस समय के नेता प्रतिपक्ष जो आज के उप मुख्यमंत्री है वो चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि फलां अधिकारी, नाम लेकर के कहते थे कि फलां पुलिस का अधिकारी उसमें दोषी है। लेकिन 1.5 वर्ष तक जिनको आप दोषी कहते थे आपने अपने गले से लगाए रखा। एक अधिकारी गिना दीजिए, जितने भी उसमें गिरफ्तारियां हुई वो सारी गिरफ्तारियां पुलिस भर्ती घोटाले, पुलिस भर्ती लीक मामले में जितनी भी हुई वो भारतीय जनता पार्टी के उसी शासनकाल में हुई। आपकी पार्टी ने आकर के उसके ऊपर क्या निर्णय लिया? आपकी पार्टी ने उन अधिकारियों को जिनका नाम आप नाम लेकर के कहते थे, आप केवल किसी कार्यालय के ऊपर उंगली नहीं उठाते थे, आप पुलिस विभागीय अधिकारियों के नाम लेकर के कहते थे कि फलां अधिकारी उसके अंदर दोषी है, फलां अधिकारी की मिलीभगत से हुआ है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आप करना ही नहीं चाहते। अब पिछले दिन के आप बाकी भर्तियों को छोड़ दीजिए, आपकी सरकार में जरा सी भी लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति अगर अपनी मांग रख रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, वो सत्ता के पास जाते हैं अपना दर्द बताने के लिए, लेकिन आपकी पुलिस उनको उठा करके बसों में भर करके जंगलों में फेंक देती है। बेरोजगार जो है, आप हमारा दोष आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी जो गलती थी उसके लिए हम आज सत्ता से बाहर है, हम घर बैठ गए हैं, हमारी पार्टी घर बैठ गई है। निश्चित तौर पे विपक्ष के नाते जो आवाज उठाने का जो आवाज उठाने का जो हो सकती है उस प्रयास में लगातार लगे, जो आवाज उठाने का, जो नौजवान की आवाज को उठाने का जो जिम्मेदारी विपक्ष के नाते हमें मिली है वो हम बखूबी निभाएंगे, निभा भी रहे हैं, भविष्य में भी निभाएंगे। और अगर बड़े से बड़े आंदोलन के लिए भी उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। लेकिन कम से कम आप ये बताइए, नौजवान जितने पूछ रहे हैं आप बताइए क्या दोष क्या है? अगर आपको लगता है, अगर आप या तो आप आते ही सारी परीक्षाओं को रद्द कर देते और नए सिरे से परीक्षाओं की घोषणा करते और उनके समय रहते आज तक उनके परिणाम निकल गए होते, लेकिन ना आप पुराने को ठीक करना चाहते हैं, ना आप नया कुछ देना चाहते हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे के ऊपर, क्योंकि मैं इसको राजनीति की चर्चा नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये नौजवान का दर्द है और हमें महसूस करना चाहिए, राजनीति हमें तो ये महसूस करना चाहिए ये चर्चा, इसके सार्थक परिणाम निकले, इसके सार्थक परिणाम और उन परिणामों की क्या परिणति होती है, उसके ऊपर सरकार जो है वो क्या एक्शन लेती है, इसका देखने वाली चीज तो ये है। लेकिन सरकार जो है वो करना नहीं चाहती है, सरकार की नीयत ना वो 1 लाख देना चाहते हैं। आज आपके ऊपर आज 2 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, 2 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, आपका 2 लाख का जो है, आपकी अपनी घोषणा के मुताबिक 5 लाख के आपने रोजगार देने थे, 2 वर्ष बीतने को है, 2 लाख हो गए। अब आप जो है वो अगले 3 वर्ष के भीतर कैसे 5 लाख रोजगार आप देंगे? संजय जी, दृष्टिहीनों की बात आपने कही, वो आपके समय में भी सचिवालय के पास एक रेन शेल्टर है। मैंने पूरी सुनिए, शासन की खामियों में जयराम भी दोषी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दोषी है। निजाम बदले हैं, निजाम के जो हकदार हैं वो जब से बदले हैं, हिमाचल में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। ये जनता भी महसूस कर रही है, चाहे वो भाजपा की बात है, चाहे वो कांग्रेस की बात है। ठीक है, दृष्टिहीन तब भी कई माह तक वहां बैठे रहे कि बैकलॉग भर्तियां भरो, ये भरो। अब बेचारे सड़क पे आ रहे हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, उनको उठा के, ठीक है, जंगलों में छोड़ा जा रहा है। मेरा यही कहने का वो है कि वो बैठते हैं धरना देना, डॉक्टर साहब धरना देना उनका अधिकार है, नहीं लेकिन उनके ऊपर बल प्रयोग करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो अलग बात है। चलिए उस बात को छोड़िए, अब मैं विजेंद्र जी के पास जाऊंगा। विजेंद्र जी, एक बड़ी मतलब एक खामी इस सरकार की नजर आ रही है। ये जो पोस्ट कोड के रिजल्ट थे, इसके लिए निर्णय जो था वो पर्सनल कार्मिक विभाग ने लेना था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि विभाग की राय से, ठीक है। लेकिन एक इसको डिले टैक्टिस करने के लिए कह लीजिए, एक मंत्रिमंडल उप समिति का गठन कर दिया गया, जबकि गैर जरूरी चीज है वो,
और उस पे भी उंगलियां उठेंगी आने वाले समय में। और उसके बावजूद भी उन्होंने जीओआईटी का तो क्लियर कर दिया, लेकिन जिन 5 पोस्ट कोड के उनमें ड्राइंग मास्टर, क्लर्क, लाइनमैन, जेई, स्टेनोग्राफर इतने पद हैं, उनको रद्द करने की सिफारिशें भी विभाग कर चुके हैं। लेकिन अब बीच में कमेटी है, तो इसलिए उप समिति के लिए वो भी अब डिले हो रही है। अगर उनको भी समय पर रद्द कर दो और नई परीक्षाएं आयोजित करा लो, तो बेरोजगारों के साथ कुछ तो इंसाफ होगा, क्योंकि बेरोजगार ओवर एज भी हो रहे हैं इसी इंतजार में कि कब हमारा रिजल्ट निकलेगा। ये स्थिति मेरे। देखिए, तो ये सारा आई बॉश है। आपको पता, जितनी संस्थाओं का आपने नाम लिया तो सरकार के अंतर्गत ही काम करती है ना। तो सरकार की मंशा अगर होगी कि हमने युवाओं को न्याय देना है, तो निश्चित तौर से सरकार निर्णय लेगी। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कह रहे थे, मुझे याद है मैं वर्ष 2004 में जब हमीरपुर में गया अपने एक सरकारी नौकरी के सिलसिले के इंटरव्यू के सिलसिले में, मुझे वहां जो लोग थे उन्होंने उस वक्त भी, क्योंकि हम छात्र आंदोलन में थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चलता है और पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है करप्शन। और वो आज देखो 20 साल तक भी चलता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो खैर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुप रहे, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो इन्होंने परंपराएं स्थापित की हैं और जिसका आज खामियाजा जो इस पूरा इस रूप में भुगतना पड़ रहा है। परंतु बात क्या है, जो मैंने पहले कही, कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को सोचना है ना। कांग्रेस पार्टी 2-2 साल अगर इस विषय पर लगाएगी कि करप्शन हुआ जी, अब मुझे बताइए, सर्विस कमीशन उस तरीके से चल नहीं रहा है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, और 3 तरह का खामियाजा है जिस डिबेट को आपने आगे बढ़ाया था डॉक्टर साहब। क्या है इसमें? सिर्फ वो लोग प्रभावित नहीं हुए जिनकी नौकरियां आज नहीं लग रही हैं, वो युवा तो प्रभावित हैं। दूसरी तरफ जहां ये भर्तियां होनी थी, वहां एक-एक कर्मचारी के ऊपर जो है 4-4 कर्मचारियों का जो काम का बोझ पड़ा हुआ है, वहां जो है काम भी प्रभावित हो रहा है। और सारा खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका काम नहीं हो रहा है। व्यवस्था पूरी ठहरी सी नजर आती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो बीच में जिस तरीके का हस्तक्षेप कर रहा है या दूसरा, ये सारी चीजें हैं कि कैसे किसी चीज को लिंगर ऑन करना है, आगे से आगे चलाना, आगे से। पर इसमें वर्तमान सरकार जो है क्या इसमें लेकर जाएगी? हमारी पार्टी सीपीएम तो इस बात को स्पष्ट रूप में मानती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योग नहीं है यहाँ, और खेती बाड़ी की संभावनाएं भी सीमित हैं। ऐसे समय में अगर जनता को जो एक जिंदा रहने के लिए साधन देने हैं, तो सर्विस सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट योगदान है, सेवा क्षेत्र का। आप नौकरियां नहीं देंगे, आप 2-2 साल तक जो है नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठे रहेंगे, आप सिर्फ 10 गारंटी की बात कहकर जो है पल्ला झाड़ लेंगे, वो नई नौकरी तो नहीं दोगे, पुरानी नौकरियां जो है उसको भी इस तरह पर आप दरकिनार कर दोगे कि उस वक्त करप्शन हुआ था। 2 साल तक आप क्या पहुंच ही नहीं पाए जो किंगपिन है कि किसने करप्शन किया। और अगर आप नहीं पहुंच पाए तो फिर वो आपकी लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है, वो सरकार का जो फेलियर है सिस्टम का, कि वो काम नहीं कर पा रहा है आपका, उसको दर्शाता है। तो इससे अच्छा संदेश जो है, जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, इससे अच्छा संदेश प्रदेश के अंदर नहीं जा रहा है। ये एक मुद्दा बेरोजगारी का तो लोगों की नजरों में आ रहा है, या युवाओं के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो संदेश जा रहा है कि ये सरकार जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही है, और ये सरकार जो है लचर कार्य प्रणाली जो है इसकी, उसके कारण जनता जो है भोगी बन रही है। कौशल जी, जो कर्मचारी चयन योग है पूरी तरह से फंक्शनल अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें अभी चेयरमैन लगना है, मेंबर लगने हैं, उसके बाद जो नई नियुक्तियों का इनको रिक्वेजिशन भेजी जा रही है विभागों द्वारा, उसको भी पूर्ति करेगा। कहीं ना कहीं अधूरा है, ढांचा इसका अधूरा है। कल को मान लो ये रिजल्ट निकाल देता, कोई कोर्ट में फिर से पहुंच जाता है इस अधूरे ढांचे को लेके, फिर से लिंग ऑन होंगे ये मामले। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, जहां तक मेरी जानकारी है, इस चयन आयोग को पूरी तरह से फंक्शनल करना थोड़े ही दिनों की बात है। जिन नियुक्तियों की आपने बात की, मैं समझता हूँ ये सारा पाइपलाइन में है और जल्दी ये नियुक्तियां होंगी और ये आयोग जो है वो पूरी प्रभावशाली तरीके से अपना काम करना शुरू करेगा। और मैं ये जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ जो मसला है, ये जो सेंटीमेंट है, मैं इसको बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जितना कंसर्न मेहरा जी का उसमें है, जितना कंसर्न संजय जी शो कर रहे हैं, उतना ही कंसर्न मेरा और मेरी पार्टी का भी इन नौजवानों के प्रति है, इन बेरोजगारों के प्रति है। तो उसको मैं डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। लेकिन व्यवस्था की जो खामियां हैं, निश्चित तौर पर ये जो चयन आयोग है, इसमें जो कुछ भी घटित हुआ है, उसके जिम्मेदार कौन है, मैं उसमें अब जाना नहीं चाहता, सब जानते हैं उस चीज को। संजय जी, सीबीआई आप जिक्र कर रहे थे पुलिस की भर्तियों का, आप चीजों को मोड़ने का प्रयास करते हैं।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार बनी, तब तक आपकी सरकार जाते-जाते इस मामले की जाँच जो है वो सीबीआई को दे चुकी थी। और उसकी जो छानबीन है वो प्रदेश सरकार के या प्रदेश सरकार का जो पुलिस विभाग है, उसके अधीन नहीं थी। और जब सीबीआई जाँच कर रही थी, वो जाँच सीबीआई की तरफ से डिले हुई है। सीबीआई इस जाँच को कंक्लूड करने में बहुत समय सीबीआई ने लिया और सीबीआई जब जाँच का प्रोसेस चल रहा था, उस जाँच के प्रोसेस में किसी भी अधिकारी को आप टारगेट नहीं कर सकते थे, चाहे बेशक वो पहले उसका नाम लिया जाता रहा हो, उछाला जाता रहा हो, आता रहा हो कि ये जो घोटाला है, इस अधिकारी के संरक्षण में हो या इसकी वजह से हुआ, वो संलिप्त है। जब जो प्रोसेस था सीबीआई इंक्वायरी के उसमें प्रोसेस में था वो सारा मामला, तो उसमें बिना फैक्ट्स के एस्टैब्लिश हुए किसी अधिकारी को आप पेनलाइज नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारा कोई जो पुलिस की भर्तियों में जो घोटाला हुआ, आपकी सरकार में हुआ। आपके लोग उसमें शामिल थे, नहीं थे, लेकिन सरकार आपकी थी, इसलिए ज़िम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही बनती है। अब सीबीआई ने जाँच को कंक्लूड की है और आगे मामला बढ़ा है। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को लेके जो विजिलेंस ने कार्रवाई की है, ये बहुत बड़ा रैकेट था। इस रैकेट का भंडाफोड़ करने में निश्चित तौर पर समय लगा है। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं, कानूनी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इस देश के अंदर या किसी और देश के अंदर कि अभी आप किसी को पकड़ेंगे और उसको सजा देके जो है वो अपने आप ही उसको सजा सुना देंगे। एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर सारी चीजें जो हैं वो जाके फाइनल होती हैं। चीजें प्रोसेस में हैं। जिन लोगों ने ये घपला किया है, जिन लोगों ने बेईमानी की है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, आपके शासनकाल में निश्चित तौर पर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये आने वाला समय ये इतिहास बनेगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए संजय जी, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए आप। नहीं, अब जिस तरह से कौशल जी आप कह रहे हैं कि कर्मचारी आयोग जो है वो काम करना शुरू कर देगा, कब? खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर, कौशल जी, खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक। नौजवानों की उम्र गुजर जाएगी, नौजवानों की उम्र गुजर जाएगी, समय निकल जाएगा। आपकी सरकार का समय दो वर्ष निकल गए, 3 और भी निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप कहते हैं डॉक्टर पथरिया प्रयास कर सकती है, कर रही है भाजपा, तो अगर सरकार की नीयत स्पष्ट हो, अगर सरकार की नीयत स्पष्ट हो, आप पिछले 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट का जो नीट के मामले में जो नीट के उसमें फैसला आया है, नीट ने पूरे उसको जिस क्षेत्र के अंदर जो है वो पेपर लीक का मामला हुआ, सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी करी, उन्होंने बता दिया कि यहाँ ये लीकेज पॉइंट थे, वहां को उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग रख करके बाकी जितना भी नीट के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी काउंसलिंग शुरू करवा दी, उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई। आपके शासनकाल में सब कुछ बिक रहा है, सब उनकी जो है वो अलग से शुरू हो गई काउंसलिंग। लेकिन जो है वो सरकार अगर सरकार चाहती, अगर 19 महीने में सरकार चाहती तो वो सारे कि कौन इन्वॉल्व थे उनको अलग करके बाकी जो बचे थे उनके परिणाम तो घोषित किए जा सकते थे। सबका रोकने का कोई तुक नहीं बनता था, सारे परिणाम को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो उसमें दोषी थे, वो सब पकड़े गए, वो सब जेल में हैं, या उनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन बाकियों के क्योंकि आपको बहाना मिल गया पतली गली से निकलने का, इसलिए आप उन परिणामों को घोषित नहीं कर रहे हैं। चलेंगे खुली सड़क से चल रहे हैं, आप चिंता न करें। चलिए तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है और बच्चे 4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा चुका है कि ये रिजल्ट निकल जाना चाहिए 1817 पोस्ट कोड का। वहीं पे विजिलेंस क्लियरेंस भी बहुत पहले की है, लेकिन मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई एक आईवाश, जैसा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल उप समिति भी इसको हरी झंडी दे चुकी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट बनाने में देरी की जा रही है बहुत ज्यादा। और 5 पोस्ट कोड, वहां भी हजारों पदों पर नियुक्ति होनी है, उसमें सभी संबंधित विभाग सिफारिश कर चुके हैं कि इस मामले में पेपर बिकने, पेपर लीक के काफी साक्ष्य हैं, कई लोगों को नामजद किया गया है, तो इसलिए ये परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इंतजार कर रही है, एक तरफा फैसला ले सरकार और इन 5 पोस्ट कोड की
परीक्षा शायद सरकार रद्द भी कर दे, लेकिन जिस समय पे रद्द करे ताकि वो जो बेरोजगार जिन्होंने परीक्षाएं दे रखी हैं वो परेशान ना हो और वो नई परीक्षा की तैयारी करे, नए सिरे से ये भर्तियां हों। बेरोजगारों के साथ मजाक भाजपा ने तो 2 बार कर दिया। पहले भी कर्मचारी चयन आयोग में एमएस कटवाल ने क्या किया, जो चेयरमैन थे, वो जग जाहिर है, धूमल साहब की सरकार के वक्त हुआ। जयराम जी की सरकार के वक्त 4 साल पेपर बिकते रहे और एक सचिव को 4 साल तक वहां पे रखा गया और वो अंजाम देते रहे इन कार्रवाइयों को। सुक्खू सरकार आई, भंडाफोड़ हुआ, लेकिन 1 साल के लिए कर्मचारी चयन आयोग ही बंद कर दिया। अब भी फंक्शनल किया, उसको दोबारा से पुनर्गठन किया गया, लेकिन अधूरा किया गया है। यानी कि टाइम को पास किया जा रहा है और बेरोजगारों के साथ मजाक किया जा रहा है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।